ये टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं हिंद ईरान ताल्लुकात पर बातचीत के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। मोदी पहली बार ईरान के दौरे पर गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह सफर उस वक्त हुआ है जब दुनिया की इक़्तिसादी ताकतें चीन, जापान और कई यूरोपीय ममालिक ईरान में सरमायाकारी करने को आ रहे हैं और ईरान अपनी तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाना चाहता है। साल 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मोदी का ये ईरान का पहला सफर है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ईरान दौरा कई मायनों में काफी अहम है। हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत पुराने और बहुत गहरे रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों के दौरान भी हिंदुस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा था। अब वज़ीर-ए-आज़म मोदी उन्हीं ताल्लुकात को फिर पटरी पर लाने के लिए कोशां हैं। मोदी से पहले मरकजी वजीर बराए शाहराह और शिपिंग नितिन गडकरी, तेल के वजीर धर्मेंद्र प्रधान और वजीर खारजा सुषमा स्वराज भी तेहरान का दौरा कर चुकी हैं। हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदने वाला एक अहम मुल्क है और उसने यूरोप और अमेरिका की पाबंदियों के दौरान अमेरिका के शदीद दबाव के बावजूद ईरान से खाम तेल लेना जारी रखा था। ईरान से हिंदुस्तान के हमेशा करीबी ताल्लुकात रहे हैं। चंद बरस कबल ईरान में किए गए एक सर्वे के मुताबिक ईरान में इंडिया की मकबूलियत तकरीबन 70% थी, जो कि दुनिया के सभी ममालिक से ज़्यादा थी। हिंदुस्तान में भी ईरान के ताल्लुक से एक मुस्बत रवैया रहा है। पाबंदियों के खात्मे के बाद हिंदुस्तान न सिर्फ तेल और गैस की अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए ईरान की तरफ मायल है, बल्कि वो पाबंदियों के हटने के बाद ईरान की तामीर नौ में सरमायाकारी का एक बेहतरीन मौका देख रहा है। ईरानियों को भी हिंदुस्तान में गहरी दिलचस्पी है। ईरान इंडिया के मुस्तकबिल की पॉलिसी का एक इंतहाई अहम मुल्क है। पाकिस्तान में चीन के बढ़ते हुए असरात के पेश नज़र इंडिया अफगानिस्तान और ईरान के साथ वस्त एशिया तक रसाई के लिए एक मुतबादिल रास्ता तलाश कर रहा है। यानी वज़ीर-ए-आज़म का ईरान दौरा कई मायनों में हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस दौरे से वज़ीर-ए-आज़म मोदी क्या कुछ हासिल करते हैं। कांग्रेस लीडर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब हमारे साथ बेंगलोर से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। आपका खैर मकदम है के रहमान खान साहब। और दिल्ली की जामिया हमदर्द से वाबस्ता आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर इश्तियाक दानिश भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं और आपका भी खैर मकदम है। और भी चंद मेहमान हमारे साथ दरमियान में गुफ्तगू में शामिल होंगे। के रहमान खान साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको वज़ीर-ए-आज़म का जो ईरान दौरा है उसको आप किस तौर पर देख रहे हैं, आपकी पार्टी किस तौर पर देख रही है? देखिए, ये हमारे वज़ीर आज़म का दौरा जो ईरान का हो रहा है, एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ईरान के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और यूपीए की दौरे हुकूमत में भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और सैंक्शन के बावजूद भी यूपीए हुकूमत ने अपने ताल्लुकात अच्छे रखे और तिजारती ताल्लुकात भी हमारे साथ अच्छे रहे और उनके हर इश्यूज़ में, इंटरनेशनल इश्यूज़ में हिंदुस्तान ने उनका साथ दिया है। तो ये जो आज महागा साइन हुआ है, ये बहुत ही एक वेलकम मेजर है। वो इस महादे को हम आगे ले जाना चाहिए और इससे दोनों मुल्कों के लिए और जो एक अल्टरनेटिव रूट की ज़रूरत थी हमको, वो हासिल हुई है। इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें इस दौरे में नया क्या है के रहमान खान साहब, क्योंकि ये तो उन्हीं बुनियादों पर नजर आ रहा है जो आपकी हुकूमत के दौरान जो बुनियाद ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में पड़ी थी, या जो देरीना ताल्लुकात हैं
اس میں کچھ نیا ایسا لگ رہا ہے کیا؟ کیونکہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ تمام عالمی پابندیوں اور سینکشنز کے باوجود یو پی اے حکومت نے ایران سے تیل خریدنا بھی جاری رکھا، تمام امریکی دباؤ کے باوجود، اور رشتوں کو برقرار اور مستحکم رکھا۔ دیکھیں، اس میں کوئی نئی چیز جو پہلے سے گفتگو میں تھی اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو آج لگ بھگ 10 معاہدے ہوئے ہیں وہ اس کی ڈسکشنز پہلے ہی ہو چکی تھی اور زیر بحث بھی تھی۔ تو ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ سینکشن، کیونکہ جب سینکشن تھے تو ہم لمیٹڈ طور سے ہمارے رشتے قائم رکھ سکتے تھے۔ اب سینکشن اٹھ جانے کے بعد بہت سے ایسے ایریاز اوپن ہو گئے ہیں، جیسا کہ اب نتن گڈکری نے گئے تھے، ان کا انٹرنیشنل ایران کا انویسٹمنٹ آ سکتا ہے، ایران سے FDI آ سکتا ہے، تو ہمارے بہت سے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو ایران ایک ساری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو، جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ساری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے، چائناوی کوشش اچھے اپنے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہر ملک ان کے پاس، کیونکہ تیل کا سرمایہ ہے، اس لیے ہر ملک کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایران سے تعلقات بڑھائیں اور تجارتی تعلقات بھی بڑھائیں۔ تو کیونکہ ہندوستان اور ایران کے تعلقات بہت پرانے ہیں اور بہت اچھے رہے ہیں، ہمارے کبھی کشیدگی ہمارے تعلقات میں نہیں آئی تھی۔ تو اس لیے ہندوستان کے لیے ایک بہت زرین موقع ہے کہ ایران سے تعلقات بڑھا کر اور تجارتی تعلقات بڑھا کر ہم ہندوستان اور ایران کے تعلقات اچھے کر سکتے ہیں، جو ہم نے شروعات کی تھی۔ جی، آپ کے پاس آتے ہیں کے رحمان خان صاحب۔ ہمارے ساتھ پروفیسر اشتیاق دانش صاحب گفتگو میں شامل ہیں۔ پروفیسر اشتیاق دانش صاحب، ایک عالمی امور کے ماہر کے طور پر آپ رشتوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ ایران دورے کو آپ کس طور پر دیکھ رہے ہیں اس تناظر میں کہ ہند ایران تعلقات ضرور دیرینہ اور مستحکم رہے ہیں، لیکن ایران کے تعلقات پاکستان سے بھی اتنے ہی بہتر ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران کے تعلقات چین سے بھی بہت بہتر ہیں۔ اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کسی سیاستدان کے لیے یا جرنلسٹ کے لیے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، جنرلی چیزوں کو اوور سمپلیفائی کرتے ہیں، لیکن کچھ پیچیدگیاں ہیں، کچھ دشواریاں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان پہنچنا چاہتے ہیں یا سینٹرل ایشیا پہنچنا چاہتے ہیں تو جو فطری راستہ ہے وہ لاہور ہو کے جاتا ہے۔ جی جی، کابل اور دلی کے بیچ میں جو وہ ہے فاصلہ ہے وہ 1300 کلومیٹر کا ہے۔ اگر ہم گجرات کے کسی بندرگاہ سے ایران جاتے ہیں تو جو سب سے قریبی جگہ ہوگا وہ بھی غالباً 1500 کلومیٹر ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک 700-800-900 کلومیٹر تقریباً ہم بائی روڈ چلیں گے تب کابل پہنچیں گے۔ تو آپ معاشی نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ ہاں، مجبوری میں اسے ایک مستحسن قدم اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری کوششوں کے باوجود پاکستان سے رشتے جو ہے سدھر نہیں پا رہے ہیں، اور ایک بہرحال ہندوستان میں ایک بڑے حلقے میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اگر جیسے کہ بیچ میں یہ بات چلی تھی، اور وہ بھی غالباً ایران کا انیشیٹو تھا کہ ایک گیس پائپ لائن جو ہے بلوچستان اور سندھ ہوتے ہوئے ہندوستان آئے، لیکن وہ کھٹائی میں پڑ گئی، ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جو نیچرل راستہ ہے وہ پاکستان کے سے ہو کے آتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان سے تعلقات درست نہیں ہیں تو اس کے بعد جو متبادل کھلا ہوا تھا وہ یہی تھا۔ جی، یعنی جو سب سے آسان راستہ تھا تیل اور گیس لانے کا، وہ ابھی بھی آسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو سب سے سہل راستہ ہے، جو سب سے نزدیک والا راستہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس آتے ہیں اشتیاق دانش صاحب۔ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر محمد سہراب صاحب، جو دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اکیڈمی آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر محمد سہراب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جس تیل اور گیس پائپ لائن کی بات کر رہے تھے پروفیسر اشتیاق دانش صاحب، وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے دورے کے بعد کیا اس پر کچھ مثبت اقدام ہونے کی امید لگتی ہے؟ کیونکہ یہ بہت دیرینہ خواب بھی ہے ہندوستان کا اور ضرورت بھی ہے اس تناظر میں کہ پاکستان اور ہندوستان کے رشتے جس طرح سے ہیں وہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔
देखिए, इसमें दो पहलू है। एक तो ये है कि जो IPI है, अगर उसको उस पर फिर से अगर अमल दरामद होता है तो फितरी बात है उसको पाकिस्तान से होकर हिंदुस्तान आना है। जी जी। इस सूरत हाल में ये बुनियादी ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर हों, और फिर पाकिस्तान के और हिंदुस्तान और ईरान तीनों के ताल्लुकात बेहतर हों, और तीनों के नुक्ते नज़र कम से कम इलाकाई मामलात पे और बैनुल-अक़वामी मामलात पे एक कॉमन स्पेस हो, और वहाँ पर एकसा हो कम से कम चीज़ों पे, जहाँ पे अपने मफाद और अपने ताउन की अहमियत को तीनों ममालिक दें, और ये सोचें कि हमारी जो मुस्तक़बिल है वो ताउन में है, न कि कन्फर्टेशंस में है, न कि एक दूसरे के साथ राइवरली में है, चाहे मिलिट्री हो या आइडियोलॉजिकल। जी। पहली। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान के पास एक खुफिया तौर पे कहिए या एक माने मॉडल के तौर पर एक और रास्ते हैं जो वो डीप सी की तरफ से लाना चाह रहे हैं, यानी ईरान और ओमान होते हुए हिंदुस्तान। वो फिजिबिलिटी उसकी बहुत कम है, उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं, और उस पर बहुत दिनों से उस पर सोचा जाता है कि अल्टरनेटिव के तौर पर ये इसको फ़रोग किया जा सकता है, लेकिन वो उसके कॉस्ट बहुत हैं, और उसके जो जियो डायनेमिक्स हैं वो बहुत उसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, और ख़ासकर आज के दौर में जो इस खित्ते में जो डेवलपमेंट हो रहा है अमेरिका को लेकर और GCC को लेकर और ईरान के लेकर, तो उस सूरत हाल से देखा जाए तो मुस्तकबिल में इसके सिक्योरिटी के भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा निस्बतन के उस रास्ते से जो पाकिस्तान से होके आना है। जी जी। तो ये तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तीसरी अहम बात ये है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में तमाम मीडिया के लोग और सोकल इंटेलिजेंसिया जो हैं इस चीज़ों को देखते हैं और एक तरह के हाइप क्रिएट करते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात हैं, या पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हैं, या फिर पाकिस्तान या हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, उसका कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है जो 2 साल चले 4 साल चले। उस पर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, और उस पर ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिससे लगता है कि 5 साल का किया हुआ जी चंद दिनों में खत्म हो जाता है। हम आपके पास आते हैं डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब। हमारे साथ मुंबई से गुफ्तगू में शामिल हैं प्रोफेसर लियाकत अली खान साहब, मुंबई यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं। लियाकत अली खान साहब, आप किस तनाजुर में देखते हैं जो बात डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे मामले में जो गैस और तेल के लिए जो पाइपलाइन लाने की बात हो रही थी उसमें बहुत कोई फिजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ऐसे नहीं है कि उस पर काम किया जा सके। तो इस दौरे से, वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से क्या हासिल होने वाला है? पहली बात तो ये देखनी होगी कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस में कहाँ तक तब्दीली आती है। ये जो नया गवर्नमेंट आने के बाद ये पहली बार ईरान पहुँचे, और इनके कंपोनेंट में भी हम जब देखते हैं कि मोदी साहब ने उनके साथ नितिन गडकरी को भी साथ में लिए हुए हैं, जो कि बहुत कनेक्टिविटी की बातें करते हैं। तो इसीलिए ये उनका एक मसलन तौर पे वो चाबहार पोर्ट की तरफ ज़्यादा देख रहे होंगे, कि जो ऑलरेडी जो पहले हमको जो कहा गया था कि चाबहार पोर्ट को डेवलप करना है, जो जिसकी एक वक्त में बहुत अच्छी फिजिबिलिटी हो रही थी, पर अभी हमको देखना है कि इसमें इकोनॉमिक तौर पे क्या क्या नया डेवलपमेंट होंगे। जब हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे भी देखा जाएगा, ईरान को एनर्जी की तरफ से भी देखा जाएगा, ईरान को सिक्योरिटी की तरफ से भी देखा जाएगा, और इस तरह से ईरान सिर्फ एक ही रिलेशंस पे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो और भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना चाहिए उसको, जो कि जब ईरान और इंडिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगे हुए थे, तभी भी इंडिया ईरान के साथ में रुपी के तहत अपने रिलेशंस डेवलप किए थे। इंडिया ईरान को बार्टर ट्रेड में भी डील करता था। जी जी, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि एक दौर था जब यूपीए हुकूमत के दौरान जब ईरान पर आलमी पाबंदी थी, माशी पाबंदी थी, तब जो रिश्ते थे, और अब माशी पाबंदी हटने के बाद क्या रिश्तों में इक़दाम हो सकता है, क्या रिश्तों से फायदा हो सकता है। फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद ये टीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और हम बात कर रहे हैं हिंद ईरान रिश्तों पर। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं के रहमान खान साहब, प्रोफेसर लियाकत अली खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब और प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब। के रहमान खान साहब, आपके दौरे हुकूमत में यानी यूपीए के दौरे हुकूमत में ईरान पर सैंक्शंस थे, आलमी माशी पाबंदी थी, और उस माशी पाबंदी के दौरान जिस तरह के रिश्ते आगे बढ़े, आपकी हुकूमत ने उन पाबंदियों का ख्याल न करते हुए तमाम दबाव को झेलते हुए ईरान के साथ रिश्ते बरकरार रखे। अब रिश्तों को तो आगे बढ़ना चाहिए जब आलमी माशी पाबंदी ईरान पर से हट गई है। तो देखिए, ये रिश्ते मुस्तहकम होना चाहिए। सैंक्शन के बावजूद भी हमारी सरकार ने अपने रिश्तों को कायम रखा, हमारे तिजारती ताल्लुक कायम रखा, और इसको अब मौका आया है हिंदुस्तान के लिए कि हम, क्योंकि सैंक्शंस लिफ्ट होने के बाद हम इस रिश्तों को आगे ले चलें और ईरान और हिंदुस्तान के जो हमारे पुराने ताल्लुकात हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए हम और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ताल्लुकात बढ़ाएं। मगर एक चीज़ हमको ये याद रखना चाहिए कि हम हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लोग हिंदुस्तान की तरक्की जो यूपीए के ज़माने में हुई और सारे हिंदुस्तान में यूपीए जो डेवलपमेंट एजेंडा लेके एक सारे दुनिया में हिंदुस्तान का एक नाम बना, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक बात हमको नजर आ रही है इस सरकार से कि जब कभी भी हमारे वजीर आजम बाहर जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो हमारे अंदरूनी मामलात का डिस्कशंस वहां करते हैं। ये एक बहुत ही मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। कभी हम देखें इन 50-60 वर्षों में कोई भी हुकूमत आई हो, वहां जाकर दूसरे मुल्कों में हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर कहीं तस्करा नहीं करते, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक भी नहीं है। जी, इस पर कई बार ये कांग्रेस की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से उंगलियां भी उठी हैं। हम आपके पास आते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, क्या लगता है, चूंकि ईरान चीन से भी उतनी ही कुर्बत रखता है, चीन भी वहां बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, पाकिस्तान से कुर्बत जाहिर है, और ऐसे में जब सैंक्शन हट चुका है ईरान पर से, तब कैसे आप रिश्तों को देखते हैं, तिजारती रिश्तों को आगे बढ़ता हुआ? देखिए, मौजूदा दौर में जो भी रिश्ते इम्प्रूव होंगे, जिसकी इम्कान है, इसका मतलब ये नहीं कि माजी के तलखियों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके किया जाएगा। हिंदुस्तान और ईरान या कोई भी ममालिक अपने नेशनल इंटरेस्ट के ही आईने में अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाता है। हिंदुस्तान ने भी ईरान के खिलाफ जो भी मौका अख्तियार किया, चाहे न्यूक्लियर मामला हो या सैंक्शन का मामला हो, उसको जस्टिफिकेशन इसने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से दिया। उसी तरह से ईरान भी अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करके ही वो रिश्ता किसी से बनाएगा। जी, आपके पास आते हैं लियाकत अली खान साहब, आप किस तौर पर देखते हैं तिजारती रिश्तों को आगे बढ़ता हुआ, जबकि तमाम, चूंकि अमेरिका का किसी न किसी तौर पर अमेरिका एक प्लेयर है इस खत्ते में, और जब ईरान चीन से भी उतनी ही कुर्बत रखता है जितनी पाकिस्तान से रखता है, और ऐसे में हिंदुस्तान के साथ तिजारत का आगे बढ़ना, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हिंदुस्तान को, जहाँ पे वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स आगे बढ़ाए, और जितना ज़्यादा वो ईरान से ज़्यादा रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे उतना ही अच्छा उनको आगे के एडवांसमेंट मिलेंगे। और दूसरी तौर पे जैसे ये अमेरिका ही ये अमेरिकन्स भी चाहते हैं कि इंडिया और ईरान के रिलेशन अच्छे हों। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो जिस तरह साउथ ईस्ट एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की मदद ली जा रही है, उसी तरह हो सकता है ईरान में भी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की मदद ली जाएगी आगे। जी, आप इस तनाज़ुर में देखते हैं। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, जो मुआहदे हुए हैं, जो ताज़ा मुआहदे हुए वज़ीर आज़म के ईरान के साथ, उसको कितना आगे बढ़ता हुआ आप देखते हैं? जाहिर है कि ये सारे मुआहदे जो आगे बढ़ेंगे, 3-4 मुआहदे इसमें बहुत अहम हैं। उनमें एक चीज़ ये भी है, बल्कि मैं थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी करूँगा, कि दोनों मुल्कों ने
ईरान की फ़ारसी ज़बान को हिंदुस्तान में फ़रोग़ देने की बात की है। इसी तरह ईरान में हिंदी ज़बान के फ़रोग़ की बात की जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो फ़ारसी का उर्दू से ज़्यादा गहरा रिश्ता रहा है, नहीं है कि हिंदी से, और उसे नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन और जो माहदे हैं, इसमें जो एक बात बहुत क्लियर रहनी चाहिए कि ये चाइना के असर को रोकने के लिए या पाकिस्तान से ताल्लुकात के बेहतर न होने की वजह से किसी न किसी तरह से हम अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान से के ज़रिए से जो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की कोशिश में काफ़ी बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। जो चीज़ अगर हम पाकिस्तान के रास्ते से जाते तो काफ़ी सस्ते में होती, वो अब काफ़ी महंगे में हमको मिलने जा रही है। इस वक्त इस पूरे रिश्ते में मुझे ईरान का फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। $500 मिलियन उसे हिंदुस्तान से मिल रहे हैं। वक्त की कमी हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा, पर यानी आपको लगता है कि ईरान का फायदा ज्यादा है जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा हुआ है उससे, और जो तमाम चीजें हैं, जो मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना पेचीदा हो चुका है कि किसको कितना फायदा होता नजर आएगा, ये वक्त पर छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया के रहमान खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, लियाकत अली खान साहब और इश्तियाक दानिश साहब बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।